एक महीने पहले एक घटना होती है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो भारत आ जाती हैं, भारत में रहती हैं, और उसी टाइम पे भारत को वहाँ की जो नई सरकार है उससे भी एंगेज करना पड़ा। इसी तरह अफगानिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट होता है तब भी भारत को वहाँ नई सरकार से एंगेज भी करना है, पुराने लोगों के साथ मदद भी करनी है। तो इस तरह के लगातार इस तरह की कंडीशन भारत के सामने आती रहती है। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे चैलेंजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने की कोशिश करी थी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने के। लेकिन जब भी हम अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ बाधाएं भी आती हैं। तो वो बाधाएं कौन सी हैं, वो चैलेंजेस कौन से हैं जिनको हमारे लीडर्स क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो की चैलेंजेस हैं उसको हम इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि बड़े लेवल पे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बाद हम साउथ एशिया में आएंगे, फिर इंडिया लेवल पे आएंगे और उस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से ऑब्जेक्टिव जो थे वो वक्त के साथ बदल रहे थे, वैसे चैलेंजेस भी वक्त के साथ बदल रहे हैं। जो चैलेंजेस 1947 में थे वो चैलेंजेस आज शायद नहीं है, लेकिन आज नए तरीके के चैलेंजेस हैं। तो जब भी हम इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे चैलेंजेस के बारे में, आपको क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 1947 में जो की गोल्स थे, की चैलेंजेस थे, वो अलग थे। 1947 में भारत का जो की चैलेंज था कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच से एक रास्ता निकाल के अपना काम करते रहना है, अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है और दोनों साइड से हेल्प लेते रहना है और अपनी संप्रभुता बचा के। लेकिन आज शायद कुछ अलग चैलेंज, उन चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है ग्लोबल जो सिनारियो है उसको कैसे हैंडल करना। अगर आज के वक्त का जो ग्लोबल सिनारियो है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे तो आज केवल दो कैंप में दुनिया नहीं बटी है कि यूएसए है और रसिया है। आज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाइना भी है, रसिया भी है और यूएसए भी है, और अलग अलग डोमेन में अलग अलग प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, साउथ चाइना सी का मामला हो। इस तरह की चीजों में इंडिया कैसे डेलिकेट तरीके से बैलेंस करके या अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हुए निकल सकता है, ये बहुत बड़ा। जैसे इंडिया जब भी रसिया के नजदीक जाता है, यूएसए से कोई रिपोर्ट आती है जो दिखाने की कोशिश करती है इंडिया सही नहीं कर रहा है। इंडिया जब यूएसए के बहुत क्लोज जाएगा तो रसिया वाले नाराज हो जाएंगे। इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी है। जो ग्लोबल चैलेंजेस है उनको कैसे टैकल करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जो मोदी डॉक्ट्रिन है रियल पॉलिटिक पे बेस है, वो कहीं ना कहीं वर्क करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के जोन में और बाकी जोन में। तो पहला चैलेंज है कि जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स है उसको कैसे नेविगेट करना है इंडिया को, वो एक बड़ा चैलेंज। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए वो है राइज ऑफ चाइना। हेनरी किसिंजर एक बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि जो राइज ऑफ चाइना होगा वो पीसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक हेगेमनी ब्रेक करने की कोशिश करेगा और उस ट्रांजिशन में बहुत बार वो बहुत असर्टिव होगा, बहुत तरह के वार हो। तो राइज ऑफ चाइना को कैसे इंडिया टैकल करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशियन में, या जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश और इस तरह की जो जोन है वहां पे चाइना को कैसे मैनेज करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया। और इसीलिए इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो भी चाइना ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गया है कि चाइना को कैसे टैकल करना है, चाहे वो चाइनीज ऐप्स पे बैन को लेके है डोकलाम और गलवान के बाद, और चाहे अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी है। तो इंडिया बहुत सारी स्ट्रेटजी अपना सकता है, जिनमें एक स्ट्रेटजी है वैंड बैगनिंग की, कि चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो उसके साथ लद लो और उसी तरह से ग्रो करो। दूसरा है बैलेंसिंग का, कि इंडिया यूएसए के साथ और बाकी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनके साथ मिलकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। कुछ जगह सॉफ्ट बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो दूसरा जो चैलेंज है वो है राइज ऑफ चाइना, उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए भी हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक लॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना यहाँ रहेगा, उसके अपने प्लान है कि उसको 2049 तक बहुत सारी टेरिटरी वापस लेनी, इस तरह के प्लान उनके अपने पास हैं। तो वो चैलेंज कैसे हम टैकल करेंगे वो इंपॉर्टेंट। अब तीसरा चैलेंज आता है साउथ एशिया में पीस कैसे मेंटेन करनी है एज ए लीडर के तौर। अब जब भी आप साउथ एशिया देखेंगे, साउथ एशिया कहीं ना कहीं इंडिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत पावरफुल कंट्री है। उसके बाद भी देखेंगे कि साउथ एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर, चाहे बांग्लादेश की अभी की सरकार की बातें कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, हम पाकिस्तान, चीन साउथ एशिया में तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो नेपाल और बाकी जगह भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इन कंट्रीज को कैसे अपने फेवर में लाना है, कैसे उनसे एंगेज करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया। इसमें बहुत अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग का कहना है कि भारत बहुत ज्यादा बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया बहुत सॉफ्ट है अपने नेबर्स के ऊपर, और इस तरह के ओपिनियन आते हैं। लेकिन क्या एक बेहतर पॉलिसी हो सकती है कि हमारे साथ जो नेबर्स हैं हमारे, वो अच्छे से मैनेज। जब भी आप पीएम मोदी को देखने की कोशिश करेंगे, जो शुरुआती दौर था इनका, तब ये साउथ एशिया पे बहुत फोकस कर रहे थे, नेबर्स को बहुत ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि आप अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते, तो आपको अच्छे रिश्ते तो बनाने पड़ेंगे अगर आपको सुपर पावर बनना है, आपको डेवलप करना है। तो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम साउथ एशिया को कैसे बनाएं। हम यूरोपियन यूनियन से कुछ लेसन ले सकते हैं, फंक्शनलिज्म का यूज करके समझ सकते हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं साउथ एशिया को बेटर बनाने का, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट कैसे बढ़ सकता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, वो एक बड़ा चैलेंज है हमारा। चौथा जो चैलेंज है वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने के लिए
कैसे हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंगेज करें, चाहे WTO की बातें करें, वहाँ जो सब्सिडी का मैटर है, वहाँ पे जो डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज का मैटर है, उसको कैसे इंडिया टैकल कर सकता है, इंडिया कैसे चाइना के साथ अलाइन करके डेवलप्ड कंट्रीज पे जोर दे सकता है, कैसे नए तरीके की पॉलिसीज बना सकता है ताकि हमें बेनिफिट हो। और इसके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस ये हैं कि एशियान के साथ इंडिया कैसे इंगेज करेगा, EU के साथ FTA करेगा कि नहीं करेगा, और भी जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे इंगेज करे कि इंडिया को फ़ायदा हो, इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बूम कर सके, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूम कर सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमें अपनी इकोनॉमी ओपन भी करनी है, लेकिन अपनी जो बेस है हमें अपनी इकोनॉमी ओपन भी करनी है फ़ायदे के लिए, ताकि ट्रेड हो पाए, इन्वेस्टमेंट हो पाए। साथ ही साथ हमें ये भी मेंटेन करना है कि हमारी कंपनीज जो हैं उनको नुकसान भी ना हो। अब बात आती है पांचवें चैलेंज की। पांचवा चैलेंज है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स का, या टेररिज्म या इंसर्जेंसी। अगर इंडिया को आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया ने पास्ट में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक झेले हुए हैं, चाहे वो 26/11 का हो या पठानकोट का हमला हो। इस तरह के टेररिस्ट अटैक इंडिया के लिए खतरा रहे हैं, और उनसे कैसे निपटना है ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हमारे बॉर्डर्स उतने प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो, वहाँ से लगातार सिक्योरिटी थ्रेट्स आते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी हो गया, इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए। बहुत हद तक इन चीज़ों में हम सफल भी हुए हैं, लेकिन तब भी एक बड़ा चैलेंज है। अब छठवां जो चैलेंज है वो है अपने डायस्पोरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है वो दुनिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीका में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में, हर जगह है, और हर जगह उनकी सुरक्षा इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वर्ल्ड लेवल पे बहुत जगह वॉर चल रहे हैं, चाहे आप इजराइल फिलिस्तीन के वॉर को देखने की कोशिश करें, रसिया यूक्रेन की वॉर को देखने की कोशिश करें, तो उन जगहों पे हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने लोगों को, ये एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बार इस तरह के वॉर में ना चाहते भी लोग शामिल हो जाते हैं, फिर उनको कैसे बाहर लाना है, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सातवां जो बड़ा चैलेंज है वो है UN और उससे जुड़े जो प्लेटफॉर्म हैं उसमें कैसे अपनी पावर को इंक्रीज करना है, उससे रिलेटेड जो चैलेंज आ रहे हैं। जैसे इंडिया चाहता है कि परमानेंट सिक्योरिटी, इंडिया चाहता है कि परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी को। अब उसके लिए इतने ग्रुप हैं, कॉफी क्लब एक ग्रुप हो गया, चाइना का पोजीशन हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया उस पावर पे। तो उस चैलेंज को कैसे नेगोशिएट करना है कि इंडिया के फेवर में हो जाए USA भी, रसिया भी, फ्रांस भी। तो इस तरह का जो एंगेजमेंट ओरिएंटेड है, जो लोगों को कन्विंस करने वाला है, देश को कन्विंस करने वाला है, वो भी बड़े चैलेंजेस हैं। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी डोमेन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से घिरा है। इसीलिए जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं या हमारे लीडर्स हैं, उनको एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि इंडिया को कैसे वो नेविगेट करते हैं आने वाले सालों में। कुछ लोगों का मानना है कि PM मोदी के आने से कुछ नई फॉरेन पॉलिसी हुई है, जिसे वो लोग मोदी डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग मोदी डॉक्ट्रिन के बारे में बातें करने वाले हैं कि कैसे जो पहले की पॉलिसीज थी उससे वो अलग है, और क्या ये इनफ है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा करने के लिए, या जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनको टैकल करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हम लोग चैलेंजेस, ऑब्जेक्टिव की जो टर्म्स हैं, चाहे पानीपत सिंड्रोम हो गया या मोदी डॉक्ट्रिन हो गया, गुजरात डॉक्ट्रिन हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में हम बातें करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।